नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे हर किसी के सामने हैं। हिंदी पट्टी के 3 बड़े राज्य भारतीय जनता पार्टी के झोली में चले गए हैं और साउथ का एक बड़ा राज्य तेलंगाना वो कांग्रेस की झोली में गया है, जबकि ZPM ने मिजोरम में जीत हासिल की है। अब वहां पर वो सरकार बनाएगी। लेकिन एक आंकड़ा निकल कर आया है 4 राज्यों से, यानी कि हिंदी पट्टी के 3 राज्य और एक तेलंगाना। आंकड़ा यह कहता है कि कांग्रेस ने कुल मिलाकर 9 लाख वोट ज्यादा हासिल किए, बावजूद इसके 3 राज्य उसके हाथ से फिसल गए। क्या कहता है ये जो आंकड़ा है, इसका समीकरण किस तरह से समझा जाए, आज हम डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी से समझेंगे। संजीव जी, 4 करोड़ 90 लाख कांग्रेस को वोट गए, जबकि 4 करोड़ 81 लाख वोट बीजेपी के खाते में। बावजूद इसके 3 राज्य बीजेपी के और 1 राज्य कांग्रेस का। ये जरा समझाइए, इसकी गणित क्या है? देखिए, भारतीय राजनीति में ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से चीज़ें हमेशा हर चुनाव में देखी जाती हैं कि कई दफ़े वोट शेयर बराबर होने के बावजूद या कभी कभी ज़्यादा होने के बावजूद सीटें कम हो जाती हैं, क्योंकि इस वोट शेयर को एब्सोल्यूट तरीके से नहीं लिया जा सकता है। हर राज्य की अपनी अपनी अलग अलग सच्चाई होती है। आप ओवरऑल तरीके से देख सकते हैं कि कितने लोग वोट करने गए और उनमें से कितनों ने किसको वोट दिया। और आप जो आंकड़ा दे रहे हैं कि कांग्रेस को 9 लाख वोट इस 4 राज्यों के चुनाव में ज़्यादा आए हैं। अगर हम 3 हिंदी पट्टी के राज्य और तेलंगाना की बात करें तो दरअसल वो कुछ इस तरह है कि 4.81 लाख यानी कि 4 करोड़ 81 लाख वोट आए हैं बीजेपी को और 4.9 करोड़ यानी कि 4 करोड़ 90 लाख वोट आए हैं कांग्रेस को। पर भले ही ये ज़्यादा वोट हो, पर सीटों में तो बहुत का अंतर है, बहुत ज़्यादा। आप इसको वैसे भी याद देखिए कि अगर राज्यों में आप तोड़ तोड़ कर देखते हैं तो पाएंगे आपके राजस्थान में सीटों में तो बहुत का अंतर है। बिल्कुल, 46 सीटों का अंतर है। हाँ, 115 सीट पर बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी है और 46 सीटें कम हैं कांग्रेस की और 69। ऐसे में ये मानकर चला जा सकता है कि वोटों में भी बहुत का अंतर रहा होगा और यहीं पर कैच आ जाता है। वोटों में मात्र 2% का अंतर है, 2.16%। आप ये समझ लें कि 41% के आसपास वोट, 41% से थोड़ा ज़्यादा बीजेपी को आए हैं और 39% से थोड़ा ज़्यादा कांग्रेस को। तो 2% के आसपास वोटों का अंतर और सीटों का अंतर कितना? 46 सीटों का अंतर। तो ये केवल मात्र 2% का एक राज्य के अंदर की बात। आप तो 9 करोड़ और 10 करोड़ वोटों का गणित बिठा रहे हैं। यहाँ तो मैं एक राज्य के भीतर की बात कह रहा हूँ कि 39% और 41% में 46 सीटों का अंतर हो जा रहा है, मात्र 2% में। आप चलिए छत्तीसगढ़ में सीटें और भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर का अगर हम आकलन करें तो भारतीय जनता पार्टी को लगभग 46% वोट आई हैं और 46% वोट एक बहुत अच्छी संख्या है। 50% की तरफ बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी। पर आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारतीय जनता पार्टी को अगर 46% आई है वोट तो कांग्रेस को 42% वोट है। हाँ। और ये 4% के अंतर में, मात्र 4% के अंतर में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है और कांग्रेस 33-34 सीट पर आकर के 35 सीटों पर आकर खड़ी हो गई है। 54 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास 19 सीटों का अंतर है। 19 सीटों का अंतर हो जा रहा है। वोटिंग परसेंटेज में मात्र 4% का अंतर हो जाता है।
मध्य प्रदेश में एक सब्सटैंशियल डिफरेंस दिखाई पड़ता है। हाँ, वहाँ सीटें भी ज़्यादा है। मध्य प्रदेश में सीटें भी भारतीय जनता पार्टी को ज़बरदस्त आई हैं, और वो सीटें इसलिए आई हैं कि उनके फेवर में वोटिंग ज़बरदस्त हुई है। और वो सीटें जो 160 के पार चली गई 163, और वो इसीलिए कि उनके पास वोट शेयर है 48% वोट आया है। हाँ। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पास 40% वोट आए हैं, यानी कि 8% का जो अंतर है, तो वो आपको आंकड़ों में भी दिखाई पड़ता है कि वो दुगने ढाई गुने का अंतर हो जाता है, जब तक जहां तक 97 सीट्स का फर्क हो जाता है 8% में। तो यहां बात समझ में आती है। पर इन तीनों राज्यों में आप पाएंगे कि 2 राज्यों में मामूली घटत है कांग्रेस के अपने वोट शेयर में। पर अगर हम 2018 के हिसाब से तुलना करें कांग्रेस के वोट्स की, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जानना कि बावजूद इसके कि राजस्थान में कांग्रेस चुनाव हार गई इतनी बुरे तरीके से, उसका वोट परसेंट बढ़ गया है। 39.5 39.3 से उसका वोट शेयर बढ़ गया है, माने 0.2% उसका वोट शेयर इंक्रीज करता है, और वो चुनाव हार गई थी। पिछली दफा वो 39.3 लाकर 100 सीटों पर थी, और इस बार 39.5 ला करके वो कितनी सीटों पर है राजस्थान में? हाँ, राजस्थान में 69। तो ये जो एक गणित है, ये बड़ा आश्चर्यजनक गणित है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम हमारे यहाँ चलता है पोलिंग का, इसीलिए कोई गड़बड़ की तरफ इशारा नहीं किया जा रहा है। इशारा इस बात का किया जा रहा है कि वोट जो कांग्रेस को मिले हैं वो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले, अगर केवल मध्य प्रदेश को हम छोड़ दें तो कम नहीं मिले, बहुत कम नहीं मिले, आसपास के वोट हैं। सीट बहुत ज्यादा का अंतर हो जाता है। ये यहाँ समझ में आ रहा है, जो 1-on-1 फाइट का हम लोग जिक्र कर रहे थे। हालांकि यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ऐसे चुनाव भी लड़ रही थी, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा फर्क डाला हो ऐसा नहीं। 1% अगर दोनों को भी मिला लें तो 1% भी वोट उनका नहीं है। तो ऐसे में किसी ने वोट काट दिए आकर या फिर नहीं काटे, उस तरह का कोई वहाँ पर सिस्टम नहीं है। हाँ, ये है कि 1-on-1 फाइट थी, और उसमें भारतीय जनता पार्टी कैसे आगे निकल गई, क्या वजह रही उसकी? देखिए, इस बात को आप समझिए कि जो दूसरे दल हैं इंडिया अलायंस के, जिनके साथ बातचीत समझ में नहीं आई लोगों को, और कांग्रेस अलग, सपा अलग, और बाकी के आम आदमी पार्टी वाले अलग, इनका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हुआ। जो कंसोलिडेशन भारतीय जनता पार्टी के फेवर में हुआ, अच्छा, इंडिया वाले साथ नहीं है, ये संदेश गया। मध्य प्रदेश में तो कम से कम ऐसी 5 सीटें हैं जिसमें कि सपा और कांग्रेस का वोट मिला करके वो भारतीय जनता पार्टी से आगे निकल रही हैं। तो वो तो सीधे सीधे नुकसान वाली सीटें हो गई। पर उससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि जहां एक ताकत बन करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतरी हुई थी, वहीं इंडिया गठबंधन का जो खेमा था उसमें से 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ मानना पड़ेगा आपको कि जनता जो है उसकी अपनी सोच जो है वो ज़्यादा अमूमन इन दलों से शार्प है। उसने एक भी अपना वोट बर्बाद नहीं किया। उसने कोई समाजवादी पार्टी को या आम आदमी पार्टी को वोट दिया, ऐसा नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा कि दोनों के वोट अगर मिला भी दिए जाए तो 1% वोट भी नहीं आया आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी को। पर वो एक हवा बनाने में कामयाब हुआ। उनकी मौजूदगी, अखिलेश यादव घूम घूम कर कह रहे थे मध्य प्रदेश में कि किसी को भी वोट देना, कांग्रेस को मत देना, ये धोखेबाज पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी एक ही है। तो इस तरह की बातों का असर तो होता है, ख़ास तौर पर जो कमिटेड वोट बैंक है। कमिटेड वोट बैंक जो है, जो अखिलेश यादव में यकीन रखता है, वो वोट तो कतई नहीं जाएगा कांग्रेस को। बिल्कुल। तो इस तरह का एक हुआ नुकसान। और देखिए,
ये जो छत्रप वाली बात आ रही है, धीरे धीरे ये भी होने लगा। आखिर कांग्रेस का जो वोट शेयर या तो बढ़ गया या फिर वहीं रहा जहां था, उसकी क्या वजह हो सकती है? उसकी वजह ये है कि अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भी खड़ा है, बड़ा स्पष्ट उसको जनादेश देंगे, ये मानना है जनता का। समाजवादी पार्टी तीसरा प्लेयर बनने की कोशिश करती रही, नहीं बनाया गया। आम आदमी पार्टी तीसरा प्लेयर बनने की कोशिश करती रही, उसे गुजरात से सबक लेते हुए किसी ने वोट नहीं दिया। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान कहीं भी वोट नहीं मिला। अब चलिए तेलंगाना में आप पाएंगे कि तेलंगाना में एक छत्रप का शासन था, एक रीजनल पावर का शासन था। पर वो रीजनल पावर था, वो रीजनल पावर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में था और 88 सीटें लेकर के वो चुनाव मैदान में उतरा था। 119 में से 88 सीटें बहुत होती हैं। बिल्कुल। लेकिन इस बार जो उनका डाउनफॉल हुआ है तो वो 30s में आ गए हैं, 39, 40 भी पूरा नहीं हो पाया उनका। और कांग्रेस को एक जबरदस्त उछाल वहां पे मिलती है, 64, और वो 19 सीट से सीधे 64, बहुमत का आंकड़ा 60, उन्होंने बहुमत की सरकार। अच्छा, यहाँ भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं अभी देख रहा था कि कांग्रेस और बीआरएस के बीच में भी 2.05% का ही अंतर है वोटिंग परसेंटेज में अगर देखें, जबकि सीटें 25 है जिनका अंतर है। तो यहाँ पर भी 2% का ही फर्क है खाली। पर जो उछाल है कांग्रेस का, वो 19% से वो 37% की तरफ है। जो उछाल है वो 39.4% कांग्रेस को है, वो 19, यानी कि 20% का राइज हो जाता है। 20% ज्यादा वोट मिलते हैं उसको, और उनके 47% से घट के 37% पे आते हैं। उनका 10% घट जाता है वोट। तो ये जो घटता है जब वोट, तो सीटें नहीं आती हैं, ये बात तो सही है। या फिर आपका वोट, आपके सामने वाला अगर वोट ज़्यादा ले रहा है, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने हिंदी पट्टी के तीनों राज्यों में लिया, तो आपका वोट परसेंटेज अगर वहाँ है तो भी बहुत ज़्यादा उससे आपको लाभ नहीं होगा, क्योंकि आपको पार करके कोई आगे बढ़ गया है। यहाँ कांग्रेस तेलंगाना राष्ट्र समिति या भारत राष्ट्र समिति को पार करके ऊपर चली गई, और उसने मात्र 2% के अंतर पर इतनी सीटों का अंतर बना लिया, करीब 24-25 सीटों का अंतर बना लिया। मूल बात देखिए यहां यह है कि विपक्ष के पास वोट हैं। हाँ, अगर आप तेलंगाना में जो वोट मिले कांग्रेस को, जो वोट मिले आपको इन तीनों हिंदी पट्टी के राज्यों में, अगर वोट, इन सारे वोट्स को जोड़ देते हैं आप, तो आप पाते हैं कि 4,90,00,000 वोट, 4,90,00,000 लोगों ने वोट किया कांग्रेस को, और भारतीय जनता पार्टी को 4,81,00,000 लोगों ने वोट किया। अब यानी कि अगर दोनों मिलाया जाए तो 10,70,00,000 वोट थे, जिसमें से 4,90,00,000 वोट कांग्रेस को मिल गए। वोट संख्या जो है वो कांग्रेस की ज्यादा है, और ये बात कांग्रेस आज अपने तरीके से बताने की कोशिश कर रही थी कि साहब देखिए हमें वोट आया है। और यही एक कहते हैं ना, जो कि काले अंधियारे बादल में एक उन्हें उम्मीद की किरण दिखाई पड़ रही है कि लोग बाग उनमें विश्वास कर रहे हैं। कोई उनका क्लीन स्वीप जो हुआ है, वो क्लीन स्वीप ऐसा नहीं है कि उनको वोट भी नहीं मिला है, वोट उन्हें दिया गया है। लेकिन भारतीय राजनीति में और भारतीय इलेक्टोरल सिस्टम का अपना एक तरीका है, उसमें ऐसा होता ही है। अब देखिए कि इसका लाभार्थी जो है वो भारतीय जनता पार्टी इस बार रही है, लेकिन कांग्रेस भी लाभार्थी रही है। हिमाचल प्रदेश में दोनों के वोट शेयर 37% के आसपास है। लेकिन देखिए सीटों का क्या अंतर है, 40 सीटें ले लिया है कांग्रेस ने और 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी है। यानी कि वोट शेयर जो है भारतीय जनता पार्टी के मैदान में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आने के बाद बहुत तेजी से अगर बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी का, तो मुख्य विपक्ष के रूप में कांग्रेस का भी वोट शेयर बढ़ रहा है, या फिर एक बहुत ही मजबूत स्तर पर कायम है। और ये कांग्रेस मुक्त भारत की जो एक कल्पना कुछ लोग नारेबाजी या स्लोगनरिंग में कर दिया करते थे, उस पार्टी से कैसे मुक्त कर सकता है कोई देश को, जिसकी वोट शेयर 40% के आसपास हार में भी है। और शायद यही वजह थी कि जब भारतीय जनता पार्टी का जश्न मन रहा था,
तो प्रधानमंत्री बहुत कॉशियस थे। उन्होंने बहुत सतर्कता के साथ कहा नारे ऐसे लगाइए जो तेलंगाना तक जाएं, जिसकी आवाज़ तेलंगाना। वो जानते थे कि चैलेंजेस हैं, कांग्रेस ने वहाँ बाजी मार ली है, वोट शेयर का राइज हुआ है बीजेपी का, लेकिन कांग्रेस का राइज बहुत ज़्यादा हो गया है। तो वो सतर्क है कि 2-4 फीसदी वोट शेयर इधर उधर अगर हो जाए तो नतीजे बदल जाएंगे। और इस कारण से उन्होंने अगला प्रोजेक्ट भी दिया। आपने देखा होगा कि आप लोगों तक पहुंचिए और लोगों को और संपर्क कायम रखिए और सदैव लगातार लोगों के बीच बने रहिए, क्योंकि वही बखूबी इस बात को जान रहे हैं कि ये वोट शेयर का जो फासला है बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अच्छा, बीजेपी हम देख रहे हैं 50% वोट के करीब पहुंचती हुई, मतलब जैसे हमने मध्य प्रदेश में देखा 48.55% वोटिंग, इसके अलावा 46.27% छत्तीसगढ़ में। यानी मतलब 50% अगर आपने पा लिया तो फिर तो किसी के लिए आप इंडिया गठबंधन बना लीजिए, आप अकेले 1-on-1 फाइट करवा लीजिए, कुछ भी करवा लीजिए, क्या ही फर्क पड़ेगा। और अब जब सेमीफाइनल खत्म हो गया है, फाइनल की बारी है, जहां हमने देखा है 2 बार से तो यही देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर जिस तरह से वोटिंग होती है, क्या इन आंकड़ों से जो हम कह रहे हैं कि आंकड़ों के लिहाज से, अगर वोटों के लिहाज से देखें तो कांग्रेस यहां पर भारी पड़ रही है, क्या उसके लिए कोई उम्मीद नजर आती है क्या? नहीं, देखिए ये बात अगर है कि वो जिन राज्यों में 50% की तरफ बढ़ रही है या पार कर चुकी है गुजरात में, तो वहां तो उम्मीदें बहुत ही ब्लीक हो जाती हैं सामने वाले के लिए कि अकेले दम गुजरात में अगर वो 50% पार हो जाती है तो फिर कोई पार्टी किसी के साथ गठबंधन कर ले या अपने आप को कितना भी मजबूत कर ले, अगर 50% का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के पास है तो फिर तो कोई मतलब नहीं हो जाता है। लेकिन जहां जहां भारतीय जनता पार्टी दूसरे राज्यों में बढ़ रही है, हम लोगों ने अपनी बातचीत में पाया कि वहां वहां विपक्ष की ताकत भी बढ़ रही है। और आप ये देखिए कि अगर जहां 46% वोट है भारतीय जनता पार्टी के पास छत्तीसगढ़ में, तो 42% पर कांग्रेस भी खड़ी है। यानी कि फासला जो है, अगर 41% वोट है राजस्थान में तो 39% पे कांग्रेस खड़ी है। तो यानी कि वो एक डिफरेंस है जो हार जीत करा रहा है, लेकिन ये गैप जो है ये भरा नहीं जा सकता है, ऐसा नहीं है। अब देखिए उसकी अपनी वजहें होती हैं और अब तो सब लोग इस बात पर चर्चा कर चुके, लेकिन अपनी टीम को कहाँ साथ रख पाए थे भूपेश बघेल। उनके 9 मंत्री हार जाएं, वो कैसी टीम थी? उनको अपने मंत्रियों के बारे में पता नहीं था कि वो इतने अनपॉपुलर हैं। उनके चैलेंजर टीएस सिंहदेव वो क्या कर रहे थे जो अपनी सीट तक नहीं बचा पाए? वो क्यों मुख्यमंत्री बनना चाहते थे जो अपनी सीट ही नहीं बचा पाए? दूसरी तरफ अगर आप देखें कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जो लड़ाई थी वो तो हाल तक चल रही थी। बिल्कुल। तो ऐसे में अगर 39% वोट आए हैं राजस्थान में, तो ये जनता है जो कि वोट दे रही है। जो गैर भाजपा वोट्स हैं वो एक तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि नेताओं ने अपनी कसर नहीं छोड़ी अपने वोट्स को कम करने में। भाई गहलोत साहब अपना घर संभाल नहीं पाए थे, ये बात हकीकत है। हमने पब्लिकली सुना कि अगर कपड़े फाड़ना है तो जाकर के दिग्विजय सिंह के फाड़ो, कमलनाथ कह रहे हैं। तो ये कौन सा एका था, कौन सा एक यूनिटी थी जिसके तहत आप चुनाव लड़ रहे थे? 1-2% वोट तो यूं ही उलट पुलट चले जाते हैं अगर आप वैसे देखें तो वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी का यकीनन राइज कर रहा है, क्योंकि उनके पास एक नायक है, एक चेहरा है, एक नायक है। बिना नायक के, क्योंकि राहुल गांधी की स्वीकार्यता नहीं है, इस बात को एकदम मानना पड़ेगा कि उन्हें विपक्ष का कोई नायक स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है अभी। बिना नायक के चेहरे के अगर वोट परसेंटेज बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है कांग्रेस और बीजेपी में, तो ये भारतीय जनमानस की एक मैच्योरिटी का द्योतक है, जिसमें वो चाहती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को मौका मिले तो एक स्ट्रांग विपक्ष भी मौजूद रहे। अच्छा, क्या हम यहाँ से एक पॉजिटिव साइन लेकर चलें कांग्रेस के लिए या फिर पूरे विपक्ष के लिए? क्योंकि अगर वोट परसेंटेज हार गई है, सीटें भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इस वोट परसेंटेज यानी कि जनता का साथ है, जहां पर 1-on-1 फाइट हो रही है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पे, तो कांग्रेस पीछे नहीं है, वो लड़ रही है। ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरीके से खत्म हो गई है। ऐसे में जिन राज्यों में और भी कंटेनर हैं, जैसे उत्तर प्रदेश ले लीजिए, समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर अगर
कांग्रेस पार्टी मैदान में जाएगी तो और बेहतर कर पाएगी और लोग उससे जुड़ पाएंगे, क्योंकि जो जिस तरह से दिख रहा है हार के बाद भी कहीं ना कहीं वोटों में भारी पड़ रहे हैं अगर कांग्रेस वाले, तो फिर कहीं ना कहीं जब दो शक्ति आपस में मिल जाएंगी तो शायद कोई और कॉम्बिनेशन बने जिससे और अच्छे रिजल्ट्स लोकसभा चुनाव के देखने को मिले। देखिए क्या ऐसा होगा? देखिए 2024 के लिए जो लेसन है, पहली तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी राज्यों में जब लड़ती है और जब वो केंद्र में लड़ती है तो दोनों में एक अंतर आता है। केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा होता है तो विपक्ष को इस सच्चाई से जूझना पड़ेगा। राज्यों में भी अब चेहरा, अब राज्यों में भी ही होता है। राज्यों में इस बात को जानते हुए कि उनके छत्रप हैं, उन्होंने अपने चेहरे को आगे किया। एक तरह से ये ट्रायल था, 2024 का ट्रायल था कि मैं अपने चेहरे को आगे करता हूं, देखता हूं कि क्या होता है, और उन्हें माकूल सफलता हर राज्य में मिली। लिहाजा 2024 में भी वो चेहरा सामने होगा जो चेहरा भारतीय जनता पार्टी के पास तो है, लेकिन कांग्रेस के पास उस तरह के टक्कर का चेहरा नहीं है। किसको बनाते हैं आने वाले दिनों में और कितना वो स्वीकार्य होता है इस पर निर्भर करती है। तो बात एक है। पर 2018 में जब ये नतीजे आए थे तो कांग्रेस जीत गई थी तीनों राज्य, और उसके बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो आपने देखा कि कैसे वोटिंग प्रेफरेंस बदल गया और तीनों राज्यों में परचम लहरा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। 25 की 25 सीटें राजस्थान में, 11 में से 2 या 3 सीटें ही केवल छत्तीसगढ़ में आई कांग्रेस को, और 29 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में आ गई थी। तो ये नतीजे कोई लोकसभा चुनाव के नतीजों के की तरफ आप इशारा करते हैं ऐसा नहीं है, उस समय वोटिंग अलग होगी। जयराम रमेश लेकिन इसमें भी पॉजिटिविटी ढूंढते हैं। वो कहते हैं 20 साल पहले, वो 2003 में चले जाते हैं। हाँ, कहते हैं हम हार गए थे, फिर हम 2004 में हमने वापसी की। 2003 में राज्यों के चुनाव हारे और 2004 जीत गए, वापसी हुई। लेकिन अगर हम 2019 का चुनाव देखें तो उससे पहले जो इलेक्शन हुए थे उसमें कांग्रेस पार्टी इन तीनों राज्यों में हार गई थी। तो ये एक क्या कॉम्बिनेशन है को देखना है। लेकिन 2008 में भी 2003 के बाद फिर 2008 में चुनाव हुए। 2008 में भारतीय जनता पार्टी फिर इन तीनों राज्यों में जीती बिल्कुल थी, और 2009 में फिर कांग्रेस जीत गई थी। तो बड़े खास तरीके से इन आंकड़ों को सजाया जाता है अपने अपने फायदे के लिए। पर हकीकत यही है कि नीदर इन 2003 नॉर इन 2008 नॉर इन 2018 कहीं भी ये जो रिजल्ट्स होते हैं they do not paint a picture for the next subsequent लोकसभा इलेक्शन। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ जो आया है वही वहाँ होने जा रहा है। वो एक लड़ाई को अभी भी जिंदा रखने वाली बात है। स्पेशली जब आप पाते हैं कि वोट परसेंटेज कंसंट्रेट कर रहे हैं, दो ध्रुवों में कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी से जो छत्रप हैं वो इस हकीकत को समझें और कांग्रेस के अंदर वो सलाहियत आए कि वो कंट्राडिक्शंस को कंटेन करने की क्षमता रखे। उमर अब्दुल्ला ने कहा 4 सीट दे देते तो क्या होता। बात हकीकत सही है। आज तो आप हार गए ना। कमलनाथ जी को ये समझना चाहिए था कि आज तो आप पूरी तरह से हार गए, आप 4 सीट हारने के लिए तैयार नहीं थे। और समाजवादी पार्टी को कहने का मौका मिल गया। अहंकारी बता रहे हैं, कहना अहंकार ने आपको हरा दिया, और वो बहुत जायज़ भी है। आज मैं इंटरव्यू कर रहा था एक समाजवादी पार्टी सांसद का, तो वो यही बात कह रहे थे कि क्या फ़ायदा हुआ इससे। हम नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, लेकिन उन्होंने हमारे शीर्ष नेतृत्व को उन्होंने इस अंदाज में बात किया कि अगर वो जीत जाते तो ऐसा लगता मुझे कि हमारी तो कोई वक़्त है ही नहीं। अच्छा, और ये प्रयोग भी हो जाता 24 से पहले, प्रयोग भी हो जाता कि आपका साथ कितना इन राज्यों में, या फिर आप जब यूपी लेकर जाएंगे इसी साथ को तो कितना कारगर साबित होगा, एक टेस्ट भी हो जाता। हाँ, पर एक चीज़ है आखिर में जो बोलना चाहूँगा, बहुजन समाज पार्टी। देखिए, बहुजन समाज पार्टी हर राज्य में जहाँ वो लड़ रही थी और कोई कैंपेन नहीं किया गया,
उनके द्वारा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कोई खास हालांकि उनके कैंपेन- भतीजे लगे रहे, मैंने सोशल मीडिया आप पर भी जानते वो- हैं कि उनके भतीजे के लगने से क्या होगा। वो एक पार्टी है, एक नाम है, एक चेहरा है मायावती जी का। हाँ बिल्कुल, पूरी तरह से हर जगह 2%, 3% वोट उन्हें आए हैं। सीटें भी आई हैं, मैं देख रहा था कि सीटें भी एक आई जगह हैं 2 सीटें भी उन्होंने ले हाँ, ली हैं। बीएसपी की राजस्थान में 2 सीटें आई हैं, 1.82% उनको वोट शेयर भी मिला है। आप ये हालांकि जहाँ देखिए- सीटें नहीं आई वहाँ पे वोट परसेंट ज्यादा है हाँ, वो उनका। तो अगर ज्यादा कैंडिडेट खड़ा कर दें तो जाहिर है कि आपको सही आ बात है, जाएंगे। सही बात। पर यह हकीकत है कि बीएसपी का एक कमिटेड वोट बैंक है, और अगर भारतीय जनता पार्टी के उस प्रचंड तैयारी से जूझना है विपक्ष को, तो फिर उन्हें किस तरह से उस फोल्ड में लाया जाए, प्लेटफॉर्म पर लाया जाए इंडिया गठबंधन के, वो सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो एक ऐसी आउटसाइड शक्ति के तौर पर काम करती हैं तो वो तो खुद जीतेंगी नहीं, ये तो तय है, क्योंकि जनता अपना वोट वेस्ट नहीं कर रही है। पर उनका एक कमिटेड काडर है, बहुत छोटा ही सही, वो अपना वोट उन्हें ही देगा, वो हाथी छाप पे मारेगा। और ऐसे में वो हाथी छाप जो है वो 2%, 5% से वो जीत हार का अंतर बनाता रहेगा, और ये सच्चाई लोकसभा में भी लागू होगी। चलिए देखते हैं लोकसभा में क्या होता है। फिलहाल के लिए 9 लाख वोटों के अंतर से कांग्रेस पार्टी 4 राज्यों में वोट के लिहाज से आगे है। बावजूद इसके 3 राज्य उसके हाथ में नहीं है, जो कि बड़े बड़े राज्य हैं, जो कि उसके हाथ में हुआ करते थे 2018 में। हालांकि मध्य प्रदेश में 1.5 साल बाद सरकार बदल गई। बावजूद इसके तेलंगाना में उसने वापसी की है, और प्रचंड वापसी मैं कहूँगा कि वहाँ पर हुई है। बावजूद इसके अब लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं, इंडिया गठबंधन की बैठक बुला ली गई है। आगे की तस्वीर क्या रहेगी, तमाम अपडेट्स हम आपको न्यूज़ 24 पर उपलब्ध कराते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।